हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का लेसन 7 हम पढ़ेंगे, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज से इस टॉपिक के अंदर। और जो 6 जो चैप्टर है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है राजस्थान बोर्ड के द्वारा। तो हम जो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 7 5 हमारा पूरा हो चुका है, 6 हट चुका है सिलेबस से, तो 7 देखिए आप। उसके बाद में आपको जो है डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन चैप्टर हट चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो 14वीं शताब्दी में से 17वीं शताब्दी के अंत तक जो है यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, नगरों में जो होता है शहरीकरण, और शहरीकरण होते होते जो है हमारी जो है सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं ये क्या हो गई, ये सांस्कृतिक परंपराओं में क्या है, बदलाव आया, चेंजेस आए। तो जब शहरीकरण बढ़ने लगा, ठीक है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, तो धीरे धीरे जो है हमारे सांस्कृतिक पहनावे में, सांस्कृतिक परंपराओं में, रीति रिवाजों में जो है बहुत तरह के बदलाव आने लगे। और विशेष प्रकार की हम देखें तो नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। तो उस समय जो है नगरीय, इसे हम नगरीय भी बोल सकते हैं, नगरीय संस्कृति जो है उसका विकास हो रहा था, वो विकसित हो चुकी थी। तो नगर के लोगों का अब ये सोचने लगे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। यानी नगरीय लोग जो है ये सोचने लगे कि हम गांव के लोग से अधिक सभ्य हैं, अधिक शिक्षित हैं। ठीक है, तो नगर खासकर जो है फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र भी बन गए थे। तो यदि हम देखें तो नगरों को में राजाओं और चर्च में जो है बड़ी संख्या में बहुत सहायता मिली थी, पर नगर कला में ज्ञान के केंद्र बने थे। ये नगर जो है कला और ज्ञान के केंद्र बने थे। यानी जो नगर है ये किसके केंद्र थे, कला के और ज्ञान के केंद्र थे। क्या नगर के शहर, तो इस समय नगर जो है ये ज्ञान केंद्र के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात लोग जो है हम देखें कलाकारों और लेखकों के आश्रय जाते थे। तो जितने भी जो अमीर लोग हैं, अभिजात वाले जो पैसे वाले जो लोग हैं, वो इन कला लेखक को, ठीक है, या कोई कौशल जिसे है, या जो कोई विद्वान जो है इनके ये आश्रयदाता बन गए, इनको ये अपने साथ रखने लगे। ठीक है, इस पर समय जो है मुद्रण के आविष्कार ने अनेक लोगों को, चाहे वो दूर दराज के लोग हो, नगरों के लोग, छपी हुई पुस्तक उपलब्ध होने लगी। तो धीरे धीरे मुद्रण का विकास होने लगा। उसके बाद छपी हुई पुस्तकें जो है शहरों में बंटने लगी, संस्करण होने लगा, उपलब्ध होने लगी। तो यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग जो है आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोम प्राचीन दुनिया से करने लगे। यानी अब धीरे धीरे लोग तुलना करने लगे, क्योंकि लोगों के पास जब संस्करण आ चुका है, किताबें छप चुकी है, मुद्रण हो चुका है, तो मुद्रण से फिर क्या हो गया, तरह तरह की जो संस्कृति और ज्ञान जो है वो आगे बढ़ने लगा। तो देखिए हम देखते हैं आगे, तो अब हम माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार जो अपने धर्म की को चुन सकता है। ठीक है, चर्च के पृथ्वी केंद्र संबंधी विश्वासों को जो है वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूंकि वह अब सौर मंडल को समझने लगे थे। तो नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विकार को उलट दिया और भूमध्य सागर जो है विश्व का केंद्र बन गया। और इस विचार के पीछे मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। तो उस समय जो है यूरोप जो है ज्ञान का केंद्र बन चुका था 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर। और तमाम जो किताबें जो है ज्ञान को जो है यहाँ पर यूरोप में लाया और फिर यूरोप से ये ज्ञान वापस जो है पूरे विश्व के अंदर फैल गया। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री जैसे दस्तावेज हुआ, मुद्रित पुस्तकें हुई, चित्र हुए, मूर्तियाँ हुई, भवन हुआ, वस्त्र से प्राप्त होती थी, जो यूरोप के, अमेरिका के अभिलेखकारों और कला चित्रकारों और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई थी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने रेनेसा यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण। एक शब्द है यहाँ पर रेनेसा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण या पुनर्जागरण, जन्म या पुनर्जागरण जो इस शब्द का शाब्दिक होता है। हिंदी में से पुनर्जागरण भी कहते हैं, पुनर्जागरण।
यानी नए विचारों ने क्या करा, पुराने विचारों को उत्थान भी दिया, जैसे पुनर्जागरण जिसे हम कह सकते हैं, नए विचार सामने आए दुनिया के, ठीक है। तो शब्द का प्रयोग किया गया जो कि उस काल में सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता था। यानी जो पुनर्जागरण जो रेनेसां शब्द का इस्तेमाल जो है, जितने जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं, तो सांस्कृतिक बदलाव को जो रेनेसां या पुनर्जन्म या पुनर्जागरण के नाम से संबोधित किया जाने लगा, ठीक है। यानी स्विट्जरलैंड के जो है ब्रेसल विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने जो है, ठीक है, ने इस पर बहुत बल दिया है। तो जैकब बर्कहार्ट, ठीक है, तो जैकब बर्कहार्ट इन जो है विश्वविद्यालय के जो व्यक्ति है, इन्होंने इस पर काफी अधिक बल दिया है। जैकब बर्क जो कि प्रेस्ले विश्वविद्यालय है, स्विट्जरलैंड का एक प्रेस्ले जो विश्वविद्यालय, वहाँ के ये जो है विद्वान है, इन्होंने जो है रेनेसां पर बहुत बल दिया। जर्मन इतिहासकार, ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रॉक के विद्यार्थी थे, और राल्के ने इस पर ये बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य, जो राल्के नाम का जो विद्वान है, इसने कहा कि इतिहासकार का जो पहला उद्देश्य क्या होता है कि वो राज्य और राजनीति के बारे में लिखे जिनके लिए वो सरकारी विभाग को के कागजात हो, फाइलों हो का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट ने अपने जो गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे, और उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इतिहास सरोकार उतना ही संस्कृति है जितना कि राजनीति है। तो इस बर्कहार्ट का मानना ये था कि अपने गुरु से जो है संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने कहा कि जो गुरु थे, इन्होंने कहा कि इनके गुरु ने कि केवल जो हमें इतिहास में लिखना है, तो वहाँ के दस्तावेज जो है, जो कामकाज के जो पत्र है, उनसे हमें जानकारी जुटाना चाहिए। पर बर्कहार्ट का मानना ये था कि केवल राजनीति जो इतिहास नहीं होता, राजनीति के अलावा संस्कृति भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और संस्कृति से जो है राजनीति प्रभावित होती है। तो इस तरह से जो है इस बर्कहार्ट ने ब्रेस्ले यानी स्विट्जरलैंड के जो विद्वान है, इन्होंने कहा कि संस्कृति भी क्या है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे हम जो है इतिहास की जानकारी बड़े आसानी से जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 1860 के अंदर बर्कहार्ट ने जो है दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनेसां इटली नामक पुस्तक की रचना करी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, आगे देखिए आप इसमें, तो आप देखिए तो 1860 में जो है बर्कहार्ट ने जो है एक किताब लिखी है, और उस किताब का नाम था दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनेसां इन इटली। इन्होंने एक किताब लिखी द सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनेसां इन इटली, और ये जो किताब जो है ये पुनर्जागरण के पर बल देती थी। इसमें जो है उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान जो है साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला की ओर आकर्षित किया, और ये बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार की मानववादी संस्कृति पनप रही थी। यानी इन्होंने बताया कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो है इटली के जो नगर है, यूरोप के जो नगर है, यहाँ पर किस तरह की मानववादी जो है नगरीकरण हो रहा था, संस्कृति हुई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। और उन्होंने ये लिखा भी है कि संस्कृति एक इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में जो है खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। यानी इन्होंने अपनी किताब में लिखा, इस किताब के अंदर, कि व्यक्ति जो है अपने निर्णय लेने के लिए खुद समर्थ है, खुद वो दक्ष है। यानी व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो अपने विचार, अपने जो है अपना जो आगे की जो सोच है उसको वो रख सकता है अपनी दक्षता यानी कौशल के अनुसार, और ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च पर नियंत्रण था। तो अब जो व्यक्ति जो है बर्कहार्ट के द्वारा जो व्यक्ति जो है ये क्या है, आधुनिक मानव के अंदर से रख दिया है, वो स्वतंत्र है अपने जो है विचारों को, अपने निर्णय को और दशा को रखने के लिए। तो इस तरह से आधुनिक मानव भी कहा गया है इस किताब के अंदर व्यक्ति को, उस समय 17वीं शताब्दी तक के जो व्यक्ति हैं। और जो मध्यकालीन जो मानव था उस व्यक्ति पर जो है शासक का अधिकार था, चर्च के पादरी का अधिकार था, और तरह से जो है अलग अलग लोगों का उस पर नियंत्रण और प्रभाव था। इस
इस कारण जो है वो अपने निर्णय नहीं ले पाता था, अपनी दक्षता को वो नहीं रख सकता था, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकता था। तो अब 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंदर जो है अब व्यक्ति अपने विचार रख रहा है। इस किताब के अंदर ये बताया गया है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इटली के बारे में बताया गया है कि किस तरह व्यक्ति अपने निर्णय और अपने जो विचार को प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए हम आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, यानी इटली जो नगर था पहले वो अब कैसा है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए आप आगे आप तो इटली के नगर में जो पुनरुत्थान के बारे में हम देखें इस टॉपिक के अंदर, तो देखिए आप क्या है कि पश्चिमी रोम साम्राज्य, ठीक है, के पतन के बाद इटली की राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जो केंद्रों का विनाश हो गया। और उस समय, ठीक है, तो उस समय जो है कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी। जो रोम का पोप जो अपने राज्य में जो है बेशक, ठीक है, सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इसका इतना मजबूत नहीं था, ठीक है, पर अपने एक अरसे में पश्चिमी यूरोप में जो है अगर हम देखें तो सामान्य संबंधों के कारण नए रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। और इस समय पूर्वी यूरोप जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था और उधर कुछ पश्चिमी इस्लाम और एक साझी जो है सभ्यता का निर्माण कर रहा था। और इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था और इन्हीं परिवर्तनों के इतालवी संस्कृति में पुनरुत्थान की सहायता प्रदान करी। तो जो अलग अलग टुकड़े थे इटली के, यही क्या थे, इसके पुनरुत्थान के कारण बने इटली के देश, ठीक है। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच में व्यापार बढ़ने से इटली में तटवर्ती बंदरगाह पुनः स्थापित हुए। बाइजेंटाइन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ससानी साम्राज्य और उसके अलावा जो इस्लाम के जो देश हैं, यहाँ पर उस समय जो है इनके दोनों के बीच में जो है व्यापारिक गतिविधि बढ़ने लगी और व्यापारिक गतिविधि बढ़ने से जो है इटली के तटवर्ती जो बंदरगाह है वो पुनर्जीवित होने लगे। यानी वहाँ पर जो पहले उनका जो विनाश हो चुका था, वहाँ पे व्यापारिक क्रिया बंद हो चुकी थी, तो अब जो है वहाँ पर इटली में क्या हो गया, वही पुनर्जीवित, यानी बंदरगाह वापस से जो है बसने लगे, वहाँ पर मानवीय बसाव बसने लगा, वहाँ पर व्यापारिक गतिविधि वापस से पुनः शुरू हो चुकी और काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ने भी लगी। तो उससे वहाँ पर तटवर्ती बंदरगाह का विकास यानी पुनर्विकास शुरू हो चुका था, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार प्रारंभ किया तो उसके कारण जो है पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। तो जब रेशम मार्ग सिल्क मार्ग का जब रूट का इस्तेमाल किया गया तो अब व्यापारिक गतिविधि बढ़ने लगी चाइना से और भी देशों से। तो उस समय जो है इटली में नगरों में मुख्य भूमिका निभाई और वह अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग भी मानने लगे। तो इस वजह से हम देखें तो जो व्यापारिक गतिविधि जो बढ़ने लगी और इटली जो है आगे व्यापारिक गतिविधि में आगे होने लगा तो उसका विकास शुरू हो चुका था। तो देखिए स्वतंत्र नगर राज्यों में जो एक समूह मानते थे और फिर नगरों में जो है हम देखें वेनिस से गणराज्य थे और कई अलग दरबारी नगर थे जो जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। नगरों में जो फ्लोरेंस और वेनिस दो शहर है वहाँ के इटली के, फ्लोरेंस और वेनिस, वहाँ का जो दरबारी नगर थे और यहाँ का जो शासन कौन चलाता था, वहाँ के राजकुमार, इटली के जो राजकुमार है, इन राजकुमार में जो है फ्लोरेंस और वेनिस नगर पे जो इनका आधिपत्य था और यही इनका शासन चलाते थे नगरों का। तो इनमें सर्वाधिक जीवित शहरों में जो है पहला है वो वेनिस, ठीक है, और दूसरा जिनेवा। यहाँ पर देखिए दो शहरों के बारे में ये बात कर रहा है, पहला है वेनिस और फिर है दूसरा जो है जिनेवा। इन दो शहरों के बारे में बात कर रहा है, वेनिस और जिनेवा के बारे में, ठीक है। तो वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से दृष्टि में अलग ही थे क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम देखें धर्माधिकारियों और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तो ये जो वेनिस और जिनेवा यहाँ पर धार्मिक धर्मांतरियों का या शासन वर्ग का अधिकार न पर यहाँ पर कहता है धनी वर्ग व्यापारी वर्ग का अधिकार था, वही यहाँ पे शासन चलाते थे और इसलिए नगर अधिक विकसित होने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या महाजन के शासन जो सक्रिय से यहाँ पर सक्रिय थे जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। अब इससे क्या है, नागरिकता की भावना पनपने लगी, यानी वहाँ पर जो रहने वाला व्यक्ति जो है वो वहाँ पर रहना पसंद करता है क्योंकि वहाँ पे जो है व्यापारिक गतिविधि अधिक होने लगी। वहाँ पे वो रहना चाहता था तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता था, तो वहाँ पर जो है विकास शुरू हो चुका था, संख्या बढ़ने लगी वहाँ पर लोगों की, यहाँ तक कि नगरों का शासन
निवासी अपने को नागरिक कहने से गर्व का अनुभव करने लगे। और जब इन नगरों का जो है शासन जब राजकुमारों के द्वारा चलाया जाएगा तो वो अपने आप को गर्वित महसूस करने लगे। अब देखिए नगर और राज्य, देखिए आप यहाँ पर देखिए आप कार्डिनल गैस्पारो कॉन्तारिनी अपने ग्रंथ की जो है कॉमनवेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने सरकार के बारे में लिखते हैं। देखो उन्होंने क्या लिखा कि हमारे लिए जो वेनिस जो है संयुक्त मंडल संस्था के बारे में जानने का हमें ये ज्ञात होता है कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथ में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत सभी पुरुषों की सदस्यता मिल सकती थी। यानी कि कहना है कि वेनिस जो शासन, वेनिस देश का नगर का जो शासन चला रहा है वो युवाओं के हाथ में थी, यानी 25 वर्ष से अधिक लोगों के हाथ में थी और ये जो है सभी पुरुष थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों में ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि इन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और जन उपद्रव होते रहते हैं और यहाँ की सरकार जन शासन का प्रभाव डालती है और कुछ लोग के विचार अलग थे। उनका कहना था कि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता के आधार पर बनाना चाहिए। कहना है कि जब उस परिषद के अंदर जो है आम लोग को क्यों नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनका मानना ये था कि इस परिषद के अंदर जो है योग्य व्यक्ति और संपन्न व्यक्ति का ही चयन किया जाए। दूसरा देखा सचित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है वो प्राय निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकपूर्ण जो पूर्वजों ने ये विचार रखा है कि सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। तो कह रहा है दूसरा ये माना था कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, धनी परिवार के जो लोग हैं, इनको जो है इस परिषद में, वेनिस की जो परिषद है इसमें जो है प्राथमिकता दी जाए क्योंकि इनका जो है एक अच्छे वातावरण में जो है लालन पालन हुआ है, इनमें अच्छे जो है शिक्षित वर्ग है और ये जो संपन्न और योग्य और कुलीन वर्ग जो है इस परिषद में आकर जो है वेनिस का शासन चलाने में माहिर है या हो सकते हैं, इनका मानना ये था। तो इसलिए वहाँ पर वेनिस शहर के अंदर जो है वेनिस और ये जिनेवा आप जो भी मान लीजिए, इन शहरों के अंदर जो है केवल कुलीन अभिजात वर्ग के लोग ही यहाँ पर शासन करते थे। इन्हीं वर्गों के कारण जो है यहाँ पर जो है नगरों का उत्थान होना शुरू हो चुका था। ठीक है, तो मैंने आपको जो है इसके अंदर ये बताया किस तरह जो है इटली के अंदर नगरों का पुनरुत्थान हुआ, किस तरह जो व्यापारिक गतिविधि बढ़ने लगी, तमाम बातें जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह जो है नगर का विकास होने लगा, किस तरह इसका जो है संभव होना। तो अब उसके बाद देखिए आप तो किस तरह जो है नगरों का विकास हुआ वेनिस का और जिनेवा का। अब उसके बाद में हम चलते हैं विश्वविद्यालय और मानवता। ठीक है, तो विश्वविद्यालय और मानवता में देखिए आप किस तरह जो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है वो, देखिए आप विश्वविद्यालय और मानवता नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें देखिए आप पब्लिक मानवता, ये मानवतावाद भी आप कह लीजिए आप। देखिए आप तो यदि हम देखें विश्वविद्यालय और मानवतावाद, तो यूरोप में सबसे पहले जो है यदि हम देखें विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, यानी जो यूरोप में जो है सबसे पहले जो है यानी जो विश्वविद्यालय जो है यूरोप के अंदर कहाँ पर, इटली में, यूरोप के अंदर जो है ये विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यूरोप में स्थापित हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें हम तो 11वीं शताब्दी में जो है पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र थे। ठीक है, तो दो जो है विधि शास्त्र यानी कानूनी जो है शास्त्र के जो है अध्ययन केंद्र थे। इसका कारण ये था कि नगरों में प्रमुख जो क्रियाकलाप जो है व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी वाले जो लोग हैं की बहुत आवश्यकता होती थी, और क्योंकि नियमों को लिखते, उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे, तो इनके बिना जो है बड़े पैमाने पर जो है व्यापार करना संभव नहीं था। यानी कह रहा है कि जो यूरोप में जो इटली की जो विधि शास्त्र जो विश्वविद्यालय खुले,
तो यहाँ पर जो है जितना जो नोटरी का काम है, लेन देन का काम है, बिना कानूनी नियम के ये नहीं किया जा सकता था, इसलिए यहाँ पर जो है इनकी संख्या अधिक थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है विधि शास्त्र विश्वविद्यालय खुलने लगे इटली के अंदर। फिर यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन चुका था, ठीक है। लेकिन कानून के अध्ययन में ये जो है बदलाव आया कि रोम संस्कृति के संदर्भ में विषय जो है बन गया, उसमें देखिए में पढ़ा जाने लगा। और फ्रांचेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पेट्रार्क के लिए पुराकाल एक विशिष्ट सभ्यता थी, और जिसमें प्राचीन यूनानियों और रोम के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही जो है अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः इन बातों पर जोर दिया जाने लगा कि प्राचीन लेखकों की रचनाओं को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। यानी अगर हम कानून बनाना है तो हमें प्राचीन जो है संस्कृति जो है सभ्यता जो है उनके इतिहास के बारे में हमें जो है जोर देना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उनसे ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा ताकि हम उसका जो है आगे समझ सके। तो इन शिक्षा कार्यक्रम में अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है, और ये सब जो है केवल धार्मिक शिक्षण से अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जो है हम देखें तो नई संस्कृति, हम धार्मिक शिक्षण से हम कुछ नहीं सीख सकते, पर उसके अलावा और भी हमें सीखना है तो हमें शिक्षा को जो है ग्रहण करना पड़ेगा। धार्मिक शिक्षा के अलावा हमें जो है और भी जो है व्यावसायिक शिक्षा जो है और भी जो हमारे जो जीवन में कमाने वाली शिक्षा है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी के शुरू में दशकों में मानवतावादी शब्द जो है इन मानवतावाद पर नाम पर जो है बल दिया गया, ठीक है। तो अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए आप, मानवतावादी शब्द जो है इन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता है जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र के विषयों को पढ़ाते हैं। यानी मानवतावाद उन अध्यापकों के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है जो ग्रामर, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, अलंकार शास्त्र, ठीक है, कविताएँ, इतिहास, नीति शास्त्र पढ़ाने वाले जो टीचर हैं। मानवता किसमें होती थी? अध्यापक। और ये अध्यापक कौन है? जो नीति शास्त्र, ठीक है, अलंकार शास्त्र, ठीक है। और उसके बाद हम देखें अलंकार शास्त्र में देखें आप कविताएं, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र। तो जो ये विषय पढ़ा रहे हैं उन अध्यापकों को जो है मानवता शब्द का इस्तेमाल या मानवतावादी भी कहा जाने लगा, ठीक है। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटीज, जिसमें ह्यूमैनिटीज शब्द बनाए कई शताब्दियों तक पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, ठीक है, संस्कृति के अर्थ में लिया था। और ये जो हम देखें, हम ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन जो है ये उस कौशल पर बल देते हैं जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। और इस क्रांतिकारी विचारों ने जो है अनेक विश्वविद्यालयों को जो है का ध्यान आकर्षित किया। और उसमें एक नया जो है स्थापित विश्वविद्यालय था, वो था फ्लोरेंस भी था, जो कि पेट्रार्क का स्थायी नगर और निवास था। और इन नगरों में जो है अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में जो है विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। और किसी भी नगर की पहचान उसके मानव नागरिक के साथ साथ उसकी संपन्नता से भी होती थी। तो फ्लोरेंस की जो है प्रसिद्ध दो लोगों का बड़ा हाथ था। एक जो व्यक्ति था वो था दांते अलिघियारी, और किसी धार्मिक संप्रदाय के विशेष से जो संबंधित नहीं थे। उन्होंने अपनी जो है कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। और दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जिन्होंने जो है जीते जागते रूप चित्र बनाए। और उनके लिए रूप चित्र जो है पहले दो कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे, परंतु धीरे धीरे जो है फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना लगा। तो फ्लोरेंस जो नगर है, केवल दो प्रसिद्ध जो व्यक्ति है उनके वजह से जो ये आगे, एक तो दांते और एक जो जोटो नाम के जो विद्वान है, इनके कारण जो है फ्लोरेंस नगर बसा, उनके चित्रों के कारण ये बसने लगा, ठीक है। तो इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर में के रूप में जाने लगा। तो सबसे बड़ा जो है वो है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो नगर है ये क्या है?
सबसे पहला जो है जीवित बौद्धिक जगत है, नगर जो है माना जाता है इसके अंदर। और रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग द्वारा प्राय इस मनुष्य के लिए भी किया जाता था जिनकी अनेक रुचियां हो, उनका अनेक हुनर हो, अनेक उसमें महारत हो। ठीक है, तो रेनेसां शब्द किसके लिए इस्तेमाल करें, किस व्यक्ति के लिए, जिसमें अलग हुनर हो, बहुत सारे हुनर हो, बहुत सारी महारत हो, बहुत सारे अनेक विषय में उसकी रुचि हो, तो ऐसे व्यक्ति को रेनेसां या बौद्धिक प्राणी भी माना गया है इसके अंदर। तो उसके साथ साथ जो है वो व्यक्ति क्या हो, उदाहरण के लिए वो व्यक्ति विद्वान हो, कूटनीतिज्ञ हो, धर्मशास्त्र का ज्ञानी हो, कलाकार हो, कौशल से निपुण हो, हर विषय में उसकी जो है महारत हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है रेनेसां और जो है इन शब्दों का या बुद्धिजीवी शब्दों का या मानववादी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, और फिर अगला हम जो वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण और विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान, ये तमाम बातें जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।